इस क्षेत्र के विधायक नंदलाल जी, किसान की जो हमारी किसान मोर्चा के अध्यक्ष कृष्णा जी और इंडिया अलायंस के हमारे राकेश सिंघा जी, जिनके साथ मेरी कल ही बैठक हुई। और राकेश सिंघा जी हमारे पुराने साथी भी है, दोस्त भी है। इन्होंने मुझे कहा कि इंडिया अलायंस की बैठक में एक बात आपकी इन्होंने उठाई। निश्चित रूप से जो बात इन्होंने रखी और इन्होंने कहा कि आप एक बार हमारे इस कार्यक्रम में, किसान मोर्चा के कार्यक्रम में आइए। अब सिंघा जी हमारे पार्टनर भी है नेशनल लेवल पर, तो आना तो पड़ता ही है। और विधानसभा में भी अगर कोई सुर आम आदमी के उठाने की मादा रखता था और उनकी आवाज को उठाने का दम रखता था तो वो राकेश सिंघा जी है। लेकिन मैं तो खुद किसान परिवार से आता हूँ, कर्मचारी परिवार से आता हूँ। आप लोगों की तरह परिवार से राजनीति करके आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूँ। आपके दर्द को मैं जानता हूँ। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। 15 महीने हमारी सरकार को बने हुए अभी तक हुए हैं और 15 महीने में हमें लूरी और सुन्नी की आपके अधिकारों की लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ रहा हूं। ये तो यहाँ सड़क पर लड़ने वाले आदमी है, मैं हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ रहा हूँ। मेरा एसजेबीएनएल से इस मामले में कोर्ट में हमारा लड़ाई चल रही है। हमने कहा है कि जो लूरी प्रोजेक्ट है, सुन्नी प्रोजेक्ट है, उसमें हिमाचल का हिस्सा होना चाहिए। हमारे पास 12% फ्री बिजली भी इन्होंने इस प्रोजेक्ट से देने को मना किया है। हमने उसको चैलेंज किया। लाडा आपको देने को मना किया, हमने उसको चैलेंज किया। और मैं पावर मिनिस्टर से दिल्ली में भी मिला। अब हमारी लड़ाई कोर्ट में भी है और मैंने कहा कि अगर ये हमको उसमें हिस्सेदारी नहीं देते तो हिमाचल प्रदेश सरकार इसको टेक ओवर कर सकती है, जितना भी उन्होंने काम किया, क्योंकि इसमें हमको मिल ही कुछ नहीं रहा। और यहाँ आके तो मैं ये पा रहा हूँ कि ये दे ही कुछ नहीं रहे। अब जो पोल्यूशन का दायरा है, जैसे भेड़ बकरी है, उसकी कोई सीमा थोड़ी है, हवा कहाँ लेकर खींच कर ले जाएगी। और निश्चित तौर पर मैं आपके साथ हूं। ये जो मांगे हैं, जिसमें 900 मीटर का दायरे की जो शर्त है, जो और जगह जो शर्तें लगी है, उसी आधार पर आपको मुआवजा भी मिलेगा और उसी आधार पर हम आपको आगे की लड़ाई भी लड़ेंगे। जो तुम हमारे करने का है उसमें आपको सहयोग भी मिलेगा। एक घर में अगर दरार पड़ जाए, बड़ी मुश्किल से एक घर बनाता है हिमाचल में एक परिवार का, बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर उसका घर बनता है। प्लास्टिक से दरार पड़ जाती है, टूट जाता है, उसमें सीमेंट भरवाते टाइम लग जाता है, लेकिन नुकसान तो नीचे से हो जाता है। उसके लिए भी मुआवजे के लिए मैंने अभी आपकी ये मांग को चीफ सेक्रेटरी साहब को बोल दिया है और उसमें लिख भी दिया कि इसको सेटल करना है, ये दिन अटकाना नहीं। तो ये जो मांगे आपने सिंघा साहब ने मुझे जो दी है, क्योंकि सिंघा साहब का क्या पता, फिर ओकोवर में आके नारे लगा दे। तो ये अगर आपकी इनकी मीटिंग अटेंड करनी है तो पहले आने सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। लेकिन मैं सही मायने में हम गरीब और किसान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। गांव में रहने वाले लोगों के हाथ में पैसा देना चाहते हैं और जो आपकी संपदा है, हिमाचल की संपदा है, उसको लुटने नहीं देना चाहते। हमने एक साल में भ्रष्टाचार के चौर दरवाजे बंद कर 2200 करोड़ रुपया जनता का बचाया और जनता के लिए बचाया। हमारे यहाँ 19 लाख परिवार रहते हैं और 90% हम गांव में रहते हैं। अब गांव में रहने वाले के हाथ में पैसा कैसे आए, इस बारे में विचार किया जाए। आपको दूध का रेट 2 रुपए बढ़ता था, हमने दूध के रेट में एक ही बार में 13 रुपए की बढ़ोतरी की और भैंस के दूध में 15 रुपए की बढ़ोतरी की और कहा कि प्रति लीटर दूध हम 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेंगे। अगर उससे ज्यादा रेट में बाजार में बिकता तो ठीक है, नहीं तो 45 रुपए सरकार खरीदेगी। भैंस का दूध 55 रुपए सरकार खरीदेगी। ये यही रुकने वाली नहीं है।
हर साल आपके दूध के रेट में बढ़ोतरी होगी। और ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए है कि आपके पास, हमारी महिलाओं के पास सीधा पैसा जाएगा। और जब सीधा पैसा जाएगा, आप क्यों भैंस पाल लेंगे जब आपको पूरी मेहनत करने के बाद पूरा पैसा मिलता ही नहीं है। हम एक परिवार के पास कम से कम उसकी आर्थिक समृद्धि के लिए हम पैसा देना चाहते हैं। अब जब गाय पाली है, भैंस पाला है, भैंस पाली है तो गोबर भी होगा, तो गाय के गोबर से जो गेहूं पैदा करेगा, कणक पैदा करेगा, उसको हम 40 रुपए सरकार खरीदेगी। यूरिया नहीं करना, पर उसमें कणक कौन सी होगी उसको सर्टिफाई करेगी। उसकी अभी एसओपी जो योजना लाते हैं उसका धरातल पर बनाने के लिए हमने काम शुरू कर दिया। और जो मक्की पैदा करेगा वो 30 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। ये भी यही नहीं रुकेगी, ये भी हर बजट में आगे बढ़ती जाएगी। 15 महीने हमारी सरकार को हुए, 15 महीने में हमने गांव से जुड़ी योजनाओं को लाया, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लाया। मनरेगा में दिहाड़ी एक ही बार में 60 रुपए बढ़ा दी, 240 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिए, जो 1 अप्रैल से मिलना शुरू हुआ। बेटियों की उम्र 18 से 21 साल शादी की हम करने जा रहे हैं। महिलाओं का पैतृक संपत्ति में अधिकार हम देने जा रहे हैं। और जो एकल महिला है या विधवा महिला है, उसके बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, डॉक्टरी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर की मेडिकल कॉलेज की फीस 1 लाख रुपया होती है, फिर हॉस्टल में रहना है उसकी फीस है। उन 1,15,000 महिलाओं के जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, इस बार अभी 4 संहिता लगी, हमने दूसरे बजट में उन सभी बच्चों की फीस का खर्चा 27 साल की उम्र तक हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। 70 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं, आप बजट नहीं देखते ना, क्योंकि मैं इसका इसलिए व्याख्यान कर रहा हूँ कि ये हमारे बजट में आ चुका है और पैसे एलोकेट कर चुके हैं। तो 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग अगर घर में रहे तो बेटे की तरफ मांगने में भी शर्म फील करते हैं कि मांगे ना मांगे, घरों की बात है ना। तो अब 70 रुपए से ऊपर को बुजुर्ग को बीमारी होती है या किसी डॉक्टर के पास चला गया, पेन किलर खा गया, बड़ा अच्छा डॉक्टर है ना, ऐसे बोलते, पर बीमारी ठीक नहीं होती, उससे बीमारी बढ़ जाती है। और जब ज्यादा बीमारी हो जाती है तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भागते हैं। तो हमने कहा कि 70 साल से ऊपर जितने भी हिमाचल प्रदेश के बुजुर्ग हैं, उनकी बीमारी का सारा खर्च, चाहे पीजीआई में जाना हो चाहे आईजीएमसी में जाना हो, हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। ये बजट में है, ये आपके लिए बजट एलोकेट किया है। वो बजट एलोकेशन के बाद हमने ये काम किया। एकल नारी है, एकल नारी है या विडो नारी है, गरीब है और उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है साल की, अभी तो 50,000 रुपया, मैंने उसमें एक नया क्राइटेरिया जोड़ दिया है कि 2.5 लाख रुपया से कम की इनकम है, उसको हम 3 लाख रुपया मकान बनाने का देंगे। आपदा आई, आपदा में हर घर में नुकसान हुआ, सड़कें टूटी, बागवान की सड़कों को अगर हम युद्ध स्तर पर नहीं, मैं खुद भी नंदलाल जी के साथ पूरे क्षेत्र में घूमने गया, सिंगा जी भी मेरे साथ पूरे क्षेत्र में घूमे। आप बताइए, बागवान का एक भी सेब का दाना हमने बगीचे में सड़ने नहीं दिया। और आपको बताऊं, जो सड़ा हुए सेब का मूल्य 10 रुपए था, 10.5 रुपए था, उसमें 1.5 रुपए की मैंने ऐतिहासिक वृद्धि की और 12 रुपए उससे सरकार ने किया। और पिछले कल ही मुझे जब ये ध्यान लाया सिंगा जी कि हिम फेडरेशन और एचपीएमसी के पास आपका 60 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है योजना का, जो लोगों को बांटना है, उसको भी मैंने कहा कि तुरंत प्रभाव से उसको रिलीज किया जाए। तो आम आदमी तक और गांव के किसान तक हमने पैसा पहुंचाना है, योजनाओं के माध्यम से आएगा। अब कोई विडो हो जाए, बहन हमारी, उसका बेटा पढ़ना चाहता है, अचानक पति की मौत हो जाए और पति की मौत के बाद उसका कमाने का सहारा उससे छूट जाए, बच्चा कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कहां से पैसा लाएगा? तो उसको बोला कि सरकार उसकी पूरी फीस भी देगी, हॉस्टल का खर्चा भी देगी। अनाथ बच्चे थे हिमाचल प्रदेश में 4,000 जो अपने अनाथ आश्रम में रहते थे, आपने क्या कहते हैं, वहां रहते थे, चाचे जी के पास, रिश्तेदारों के पास रहते थे। मैं उनके पास गया,
अनाथ बच्चा अगर छोटी उम्र में भी अनाथ हो गया, माता नहीं रही, पिता नहीं रहे, हम उसको 2500 रुपया हर महीना देते हैं। और उसके लिए नर्स रखी हुई है जो छोटी उम्र का बच्चा है। 18 साल से ऊपर की जो बेटी या बेटा पढ़ने जाता है उसके कॉलेज का पूरा खर्चा देते हैं, उसके हॉस्टल का खर्चा देते हैं। अगर वो नीट की तैयारी करनी, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी, तो कोचिंग का भी पैसे चाहे वो चंडीगढ़ में करे चाहे कहीं करे, जिस तरह हम अपने वो करवा रहे हैं। ये योजनाएं हम आम जनता से जुड़े हुए लोगों के लिए लेकर आए। और जिस तरह हमारा बच्चा कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, वेलफेयर ऑफिस में जाइए, वो स्कीम आ चुकी है। वो उसको हम अपने बच्चे को देते ना, हर महीने पॉकेट मनी देते हैं। अपने बच्चे के लिए तो फटाफट माता जी भी दे देती है कि निकाल के दे दिया, पिताजी ने इनकार कर दिया। हमने उन बच्चों के लिए 4000 रुपया पर महीने की पॉकेट मनी रखी है। कपड़े के ऐसे अलग दे रहे हैं। और उनकी उम्र 27 साल तक हम उसका ख्याल रखेंगे। घर बनाने के लिए भी पैसे देंगे, शादी के लिए भी पैसे देंगे। 3 लाख रुपया हम उनकी शादी के भी देंगे। ये सब योजनाओं का आप लोग भी लाभ उठाएं। ये आपकी 900 मीटर वाली बात है, इसका मैं एश्योरेंस देता हूँ कि इसमें हम आपका देखेंगे। मुआवजे वाली बात है, बाकी कुछ ना टेक्निकल चीजें हैं जिसको मुझे भी समझना है। पर मैं आपको ये आश्वासन दे के जाता हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहिए। आपकी इन समस्याओं का कृष्णा राणा जी आ सकते, सिंघा जी तो आ ही जाएंगे, जब भी आएंगे मैं पूरा करूंगा। और एक बात मैं यहाँ डोरी प्रोजेक्ट में आपका अधिकार लेना चाहता हूँ कि 12% हमारे को फ्री पावर मिले। और जो इन्होंने नंदलाल जी ने सुना कि 5 लाख का रोजगार का, 5 लाख का, गगन में अभी कोई कंपनसेशन नहीं दिया, अभी कोई कंपनसेशन नहीं दिया। लेकिन जो भी जमीन का कंपनसेशन अगर कम होगा, मेरे अंदाजे से अगर कम होगा, तो हम उस कंपनसेशन को मैं खुद स्टडी करूंगा। आप ये सोचना कि आपका वकील मैं हूँ, मैं इन पावर प्रोजेक्ट वालों से बात करूंगा। लेकिन अभी मैं आपके सामने इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है। 4 जून के बाद या 10 जून के बाद आपके साथ एक मीटिंग करूंगा, अधिकारियों की भी मीटिंग बुलाऊंगा और उसके बाद आगे की बात करूंगा। लेकिन आपने एक और काम करना है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पैसे के दम से सत्ता की कुर्सी हटाने की कोशिश की है। और जो जनता की भावनाओं को जो पार्टी खरीदती है उसको सबक सिखाना है। आपको जो शिमला संसदीय क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी है वो सुल्तानपुरी जी है, उनको वोट डालना है। और जो मंडी संसदीय क्षेत्र के जो यहाँ के लोग हैं, इंडिया अलायंस भी है ना, तो आपने विक्रमादित्य जी को ही वोट डालना है। और ये लड़ाई कोई कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, जिसकी हत्या भारतीय जनता पार्टी पैसे के दम पर करना चाहती है, कानूनी अड़चनों से करना चाहती है, ईडी सीबीआई का उपयोग करके दबाना चाहती है। ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। लोकतंत्र वो है जहाँ बड़े बड़े हमारे पंप बिल ये लेके होर्डिंग लेकर खड़े हो जाए कि ठीक है परियोजना का निर्माण होने चाहिए। ये भी खत्म हो जाए अगर ये आए। तो इसलिए आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि आपने इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट डालना है। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।